नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में। सवाल ये कि आखिर कांग्रेस अगर सत्याग्रह कर रही है तो फिर सड़कों पर उत्पात क्यों? सवाल ये कि अगर टीएमसी के नेता पर ईडी के इस समय पूछताछ जारी है तो फिर वो सहयोग क्यों नहीं कर रहे? सवाल बीजेपी से भी हमारे होंगे कि क्या बीजेपी में अगर कोई नेता शामिल हो जाए तो क्या वो साफ हो जाता है, क्या वो दागदार हो जाता है? उन नेताओं की लिस्ट भी आज के दिन हम आपको बताएंगे। देश की सियासत में इन दिनों ईडी के एक्शन के इर्द गिर्द घूमती तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, चाहे वो पार्थ चटर्जी पर की गई कार्रवाई हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तीसरे राउंड की पूछताछ के लिए बुलाना। दोनों ही मामलों में केंद्र ईडी ही रहा है। ऐसे में ईडी ने आज फिर सोनिया को तीसरे राउंड की पूछताछ के लिए बुलाया तो शुरू हो गया कांग्रेस पार्टी का जमकर बवाल। हालांकि ये बवाल कोई नया नहीं है। इससे पहले भी 21 तारीख को और 26 जुलाई को जब सोनिया गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में तलब किया था तब भी कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा था। और आज की तस्वीरें भी देश भर में कुछ ऐसी ही निकल कर आई, जिसके बाद सवाल लाजमी है कि क्या बवाल से समाधान निकलेगा? क्यों कांग्रेस को जांच एजेंसियों पर क्या भरोसा नहीं है? और क्या बीजेपी का प्रदर्शन पर रोक लगाना ठीक है? इन सब सवालों के जवाब अपने मेहमानों से हम पूछेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। पूछताछ के 3 राउंड, कांग्रेस का हाई साउंड, ईडी के चक्रव्यूह में सोनिया। कहावत है कि सियासत चेहरों पर चलती है। इन दिनों सियासत का चेहरा या यूं कहें कि मोहरा सोनिया गांधी बनी हुई हैं, जिनसे ईडी ने तीसरे राउंड की पूछताछ की है। सोनिया से हुई 3rd डिग्री की पूछताछ ने देश की सियासत को 360 डिग्री घुमा दिया। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस कहर बरपा रही है। सत्याग्रह के नाम पर सड़कें जाम है और राजनीति में घमासान है। सोनिया से हुए सवालों से पहले राहुल ईडी के रडार पर थे, जहां उनसे 50 घंटों से ज्यादा की पूछताछ हुई, जिस पर कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। सोनिया गांधी जी को ईडी ने बेवजह 1 नहीं 3 दिन से बुला रहे हैं। इसका मतलब क्या सब समझते हैं? सरकार नहीं चाहते कि सदन में चर्चा हो, इसलिए हमारा जो निगाह भटकाने के लिए इस तरीके की बहाना बना रहे हैं। इतने सारे क्या सवाल है? राहुल गांधी जी को 5 दिन, सोनिया गांधी जी को 3 दिन, ये साफ इनकी नापाक इरादे साफ है। हम तो सिर्फ देश के आवाज को बुलंद करने के लिए एक जरिया है। जो आज कमर तोड़ महंगाई है, जिससे पूरी देश में त्राही त्राही मची हुई है, हम उसके बारे में सरकार, जो जनता का आक्रोश है, वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दुरुपयोग कोई आज से थोड़ी हो रहा है। दुरुपयोग तो पिछले 8 वर्ष से हो रहा है, जो जांच एजेंसियां हैं। तो इसलिए ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे के विरोध में हम लोग सब लामबंद होके अपनी बात संसद और सड़क में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों गांधी परिवार के सितारे गर्दिश में हैं। पूरा परिवार ईडी के कटघरे में है। अदालत से लेकर जांच एजेंसी तक सोनिया और राहुल को झटका देने में लगी है। उधर बीजेपी बार बार एक ही राग अलाप रही है कि अगर कांग्रेस भ्रष्ट नहीं है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के पास क्योंकि कोई विषय नहीं है, कोई उसको केवल हंगामा करना है, इसलिए हंगामा कर रहा है। और देखिए, जहाँ तक ईडी के बुलावे की बात है तो इसमें क्या गलत हो गया है? ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक केस दायर किया, मैडम जो है उसके अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं, वो जमानत के ऊपर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी। यदि वो निर्दोष है तो घबरा क्यों रहे हैं? कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है? सियासत का अपना शगल है। विपक्ष को हमेशा लगता है कि सत्ता उसकी आवाज दबा रही है, जबकि सत्ता को लगता है कि विपक्ष बेवजह बवाल काटता है। राहुल गांधी से ईडी ने 5 दिन में 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की थी, तो सोनिया के सवालों का सिलसिला तीसरे दौर में पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि जांच की आंच गांधी परिवार को कितना नुकसान पहुंचाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा झटका दिया है विपक्ष की तरफ से। जिस तरह से आपने देखा पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आज के दिन बड़ा झटका लगा विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और तो और तमाम ऐसे कई दांवपेच याचिकाएं तो दायर की गई लेकिन पक्ष में नहीं आई। लेकिन सवाल यह भी है कि सन 2002 में जब एनडीए की सरकार थी तभी इस कानून को बनाया गया, लेकिन लागू हुआ सन 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी और पी चिदंबरम वित्त मंत्री हुआ करते थे। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस की होंगी डिबेट में, दानिश इकबाल नेता बीजेपी, बादल देवनाथ नेता टीएमसी के, राजीव रंजन पॉलिटिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर मल्लिका गौतम पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। बहुत बहुत स्वागत है महिमा जी, दानिश जी, बादल जी, राजीव जी और डॉक्टर मल्लिका जी। महिमा जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, ये कैसा सत्याग्रह है आप लोगों का? मुंबई में आप लोग ट्रेन रोक रहे हैं, नागपुर में आगजनी की जा रही है और इसी का नाम आप लोग दे रहे हैं सत्याग्रह। महिमा जी, सत्याग्रह सागर जी माने सत्य का आग्रह। सत्य का आग्रह लोकतंत्र के अंदर कौन सा अपराध है? सत्याग्रह करने के लिए जिस प्रकार से भी जनता को, कार्यकर्ताओं को अहिंसात्मक तरीकों से ठीक लग रहा है, वो सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश भूला नहीं है कि किसानों को रोकने के लिए किस किस प्रकार के हथकंडे सरकार ने अपनाए थे, सड़कों में कीलें तक गाड़ दी थी। और आज यदि वो अपने चुनिंदा तस्वीरें मीडिया चैनल्स पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात भी जनता को विदित है। आज ये भी समझने की बात है सागर जी कि नहीं तो महिमा जी आपको इस बात को गलत भी तो बोलना चाहिए ना कि हाँ, अगर ट्रेन अगर कहीं पर रोक रही है कांग्रेस की अगर टीम, अगर कार्यकर्ता है, तो ये गलत भी है। आप कह रही हैं कि आवाज को दबाया जा रहा है और अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मेरी बात को मुझे विराम देने दें सागर जी। बोलिए। जनता जब आक्रोश में आती है और जब सड़कों पर उतरती है तो निश्चित तौर पर वेग जो है, वेग प्रवाह में जो समय का प्रवाह है उसमें बाधाएं आती हैं। और इसीलिए सरकार का ये दायित्व होता है कि वो इस प्रकार से जनता को हताश न करे, जनता के साथ अन्याय न करे। सरकार को ये याद रहे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कहा है, बड़ों का जीवन है उत्कर्ष, मान पर मिटना ही है मान, फिर भी जानबूझकर बनते जाते क्यों अनजान। ये जो अनजान बन रहे हैं, ओ मद सत्ता के मतवाले बनो न यो नादान। ये जो सरकार अनजान बन रही है, नादान बन रही है, ये पूछ रही है कि आखिर इसमें दिक्कत ही है क्या है। पहले तो मैं उनको ये याद दिला दूं कि जब नरेंद्र मोदी के साथ पूछताछ की गई थी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तो भाजपा ने किस प्रकार का आंदोलन किया था वो जाकर गूगल पे सर्च करके कोई भी पता लगा सकता है, याद ना हो यदि लोगों को। हमें भली भांति याद है कि आज से पहले जब भी विपक्ष में भाजपा भी रही है, जो कि लंबे काल तक रही है, तो उन्होंने भी पूरे आंदोलन किए हैं, आक्रोश किए हैं। लेकिन आज यदि हम संसद में सवाल पूछते हैं, महंगाई पर सवाल पूछते हैं, बेरोजगारी पर सवाल पूछते हैं, जो जनता के सवाल हैं, तो ऐसे में भाजपा उत्तर देने से भाग क्यों रही है? क्या सरकार की नीतियां साफ नहीं है? क्या उनकी नीयत साफ नहीं है? वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को आपत्ति क्या है, हम पूछ रहे हैं सरकार को आपत्ति क्या है संसद में चर्चा होने देने से। संसद का आखिर फंक्शन ही क्या है, उसका कार्य ही क्या है? आप सांसदों को गिरफ्तार करते हैं, आप हमारे नेता राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं। दानिश जी से पूछ लेते हैं। महिमा जी, आप ही का सवाल। दानिश जी बताइए, जब पीएम नरेंद्र मोदी से पूछताछ हो रही थी, सन 2007 का वो दौर था, आपको बखूबी याद होगा, तब आप लोगों ने भी सड़कों पर इसी तरह से हंगामा किया, प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस कर रही है तो आपत्ति क्या है? देखिए, ये कांग्रेस का सत्याग्रह नहीं अपितु ये दुराग्रह है और ये एक भ्रष्टाचार को, एक परिवार के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो है ये एक हंगामा है, सिंपैथी लेने की कोशिश है। जहाँ तक ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर जो है कोई भूमिका है, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी 2012 में, तभी ये जो है ये केसेस जो है आए थे और ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये जो है प्रक्रिया में लाया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये कार्रवाई शुरू हुई। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी दोनों आज बेल पर हैं। अगर कोई संवैधानिक संस्था किसी से पूछताछ कर रही है, सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी देश के संविधान से बड़े नहीं हैं। और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर संविधान की जो एक प्रक्रिया है उसके तहत इस देश के सभी नागरिकों को गुजरना होता है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से भी ईडी ने, सीबीआई ने लगातार पूछताछ की थी, अमित शाह जी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संयम बनाए रखा था और उसका नतीजा था कि आज के डेट में दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं पूरी तरह से सरकार कोर्ट के माध्यम से बरी होकर के आए। तो मुझे लगता है कि अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी निर्दोष हैं तो कोर्ट इसका डिसाइड करेगा, कोर्ट इस पे निर्णय लेगा और मुझे लगता है कि इस प्रकार की जवाब फिर अन्य लोग भी बैठे हुए डिबेट में।
महिमा जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी दानिश जी की पहली बात तो ये बोल रहे हैं हाई कोर्ट से बेल पर आए हुए हैं, ये अपने आप को अपडेट कर लें। और भाजपा के प्रवक्ता को ये भी जानने की जरूरत है कि हम ये नहीं कह रहे भाजपा का इसमें रोल है इस आंदोलन में, हम ये बता रहे हैं कि भाजपा ने अपने समय पे में खूब आंदोलन किए हैं जब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बात आई थी, जबकि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज बात जिनके बारे में हो रही है, जिनके ऊपर इंगित किया जा रहा है, वो हमारी नेता हैं, हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, और वो जिस स्थान पर आज हैं वो एक ऐसा खतरनाक स्थान है जहां भारत का कोई भी नागरिक हो सकता है। पीएमएलए ईडी जिस तरह से फंक्शन करता है उसमें सिर्फ 0.06% कन्विक्शंस होते हैं। सागर जी, ये बात याद रखने की जरूरत है। 2019 में रेड्स के अंदर भारी इजाफा आ गया था अचानक से, चुनाव से बिल्कुल पहले। लेकिन मुकुल रॉय हो चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जो है वो ईडी की रेड्स डाली गई, पर जैसे ही वो भाजपा के अंदर आ गए तो वो कार्रवाई खत्म हो गई, लुप्त हो गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या सारी जो गलतियां हैं वो क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं की तरफ हैं? इसे पॉलिटिकल वेंडेटा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ठीक है, चलिए बादल देवनाथ भी बने हुए टीएमसी के नेता। बादल जी, पार्थ चटर्जी पल्ला झाड़ रही है टीएमसी अपने ही नेता से। एक तरफ ममता बनर्जी कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, और एक तरफ अगर पूछताछ हो रही है तो साथ भी नहीं दे रहे मंत्री जी, क्या बात है? 21 तारीख सभा खत्म होने के बाद लाखों लोग, 30 लाख के ऊपर लोग हुआ था 30 तारीख कलकत्ता में शहीद दिवस पालन करने के लिए। तो शहीद दिवस पालन करने के बाद एक दिन के बाद पार्थ चैटर्जी पार्टी के महासचिव, 5 बार का विधायक, 2 बार का विरोधी लीडर और 3 बार का सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर, उसको अरेस्ट किया गया। पार्थ चैटर्जी के पास से अभी तक कुछ नहीं मिला। सीबीआई को 10 दिन पहले 10-15 दिन पहले कुछ नहीं मिला था। आज ईडीआई ने रात 2 बजे तक उसका घर 2 बजे उसका घर पहुंच गए। सुबह 6 बजे तक उसके घर में पूछताछ चल रही है। क्या हो रहा है? आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी को 3 बार बुलाया गया। पूरे देश में महंगाई कितना है देखिए, पेट्रोल डीजल का भाव कितना है देखिए, घर घर में आग लगा था, रसोई गैस 1100 रुपया, स्वच्छ भारत अभियान नहीं हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, हाई स्पीड ट्रेन नहीं चला पाया, और गंगा जमुना संस्कार नहीं, 15 लाख का 15% नहीं मिला। सर कुछ नहीं हो रहा, देश को तो बर्बाद कर दिया। बादल जी, जब ईडी ने पूछा पार्थ जी से कि आपको क्या एसएससी स्कैम के बारे में पता है, वो कह रहे हमें पता ही नहीं है। जो उनके घर से चिट्ठियां बरामद हुई उसमें अर्पिता जी का नाम है। अर्पिता जी, अब आप कहिए कि उनकी करीबी भी नहीं, आप ये भी कह देंगे। बड़े बड़े पोस्टर में, होर्डिंग्स में ममता बनर्जी दिखाई देती हैं, पार्थ दिखाई देते हैं, साथ में अर्पिता दिखाई देती हैं। इसको भी क्या आप करीबीपन नहीं मारेंगे तो और क्या बोलेंगे आप? कौन है सर अर्पिता? आप जानते हैं अर्पिता को? अब आप नहीं जानते क्योंकि आप लोग फंस चुके, तो कहां से जानेंगे सर? पूछ रहा हूँ, आप अर्पिता के बारे में जानते हैं? अर्पिता के घर पे एसएससी स्कैम के जुड़े दस्तावेज कहां से पाएगा, बताइए फिर। नहीं, अर्पिता जी क्या एसएससी स्कैम के दस्तावेज कहां से चले गए जब वो एक अभिनेत्री रही है? तो एक मिनट, मैं आपका गेस्ट हूँ, और मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। अर्पिता कौन है? अर्पिता एक एक्ट्रेस है। उड़िया भाषा में, दक्षिण भारत में, कन्नड़ भाषा में, तेलुगु भाषा में, बांग्ला में सिनेमा फिल्म किया। वो एक्ट्रेस है, और उसके साथ कोई पूजा पैंडल में, कोई जगह में, किसी का घर में कोई परिचय हो सकता है, लेकिन उसका घर में क्यों आया, कहां से आया, पार्थुदा के पास से कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। पार्थुदा को 6 बजे ले गया, उसके घर से मिल रहा है ये सब। पार्थुदा कुछ जानते नहीं है उसका घर। चलिए बादल जी, देखिए सच कितना भी छुपाइए, छुपेगा नहीं है, सामने उजागर होकर रहेगा। क्योंकि ममता दीदी भी तो यही कहती है कि भ्रष्टाचार के हम खिलाफ खड़े हैं, तो उजागर होने दीजिए, जांच में सहयोग करवाइए तो बेहतर है। राजीव रंजन पॉलिटिकल एक्सपर्ट बने हुए। राजीव जी, जो देश भर में लगातार देखिए छापेमारी ये चल रही है, बार बार इसे विपक्ष ने बदले की राजनीति बताया। एक सेकंड, चलिए बोलिए। 1 सेकंड मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए। जांच को सहयोग करना मतलब क्या होता है? सीबीआई ईडी जो बोलेगा मैं मानूंगा, और नहीं मानूंगा तो साहब नहीं कर रहा है। क्या बात है सर? जांच में सहयोग करना ये भी होता है, जो आपके यहाँ दस्तावेज मिल रहे हैं आप ही के घर में, आप कहिए कि हमें पता ही नहीं है। मतलब क्या होता है? आपके घर में अगर कोई दस्तावेज मिल रहा है, आप उस पर भी कहिए हमें नहीं पता कहां से आ गया। कोई पार्थुदा मान लेगा तब साहब, वो साहब होता है, नहीं मानेगा तो मैं नहीं जानता हूँ, मतलब कि मैं साहब नहीं कर रहा है। क्या बात है सर? ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे बता देंगे जांच में सहयोग क्या होता है। राजीव जी बोलिए। सर मैं भी जानता हूँ, मैं 30 साल पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं 30 साल हो गया पॉलिटिक्स कर, मैं जानता हूँ सर। सारा पूरा देश में घूमता हूँ मैं, पूरा बंगाल में घूमता हूँ,
और 7 साल से हर नेत्रांचल में मैं बोल रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ। ठीक है राजीव जी बोलिए। बुला रहा है राजीव जी बताइए, राजीव जी पूछताछ में सहयोग क्या होता है और पूरे देश भर में जो लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है। सुदीप बंदोपाध्याय अरेस्ट करने के बाद कुछ नहीं मिला। बादल जी आऊंगा लौटकर, बादल जी आऊंगा लौटकर, बताइएगा और भी तथ्य सामने लाइएगा कि आप लोग कितने पाक साफ है, बोलिएगा राजीव जी। अब बादल जी बरसना रुके तो फिर मैं कुछ बोलूं फिर। बोलिए जी, जांच में सहयोग का तो सीधा मतलब यही होता है, जो सवाल पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब दिया जाए। मतलब घुमाना फिराना, इधर उधर कहना, मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं। अभी जैसे सत्येंद्र जैन की कोरोना में याददाश्त चली गई, उनसे जो पूछा जा रहा है, मतलब बाकी सब उन्हें याद होगा, उन्हें यह भी याद होगा कि वो आज भी मंत्री पद पर हैं, जेल में रहते हुए भी मंत्री पद पर हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें भूल गए। वो चीज़ें भूल जाते हैं जिन्हें ईडी पूछना चाहती है, जिन्हें ईडी जानना चाहती है। तो ये सत्येंद्र जैन वाला उदाहरण दे रहा हूँ। वैसे ही बादल जी के जो सहयोगी फंसे हुए हैं वो भी कुछ इसी तरह के बहाने बना रहे होंगे कि मुझे ये याद नहीं है, मुझे ये मालूम नहीं है। तो अब सीधी सी बात है, ईडी के पास सवालों की फहरिस्त होती है, वो उस सूची के हिसाब से सवाल पूछते हैं, जो दस्तावेज मिले हैं उनके आधार पर उनके सवाल बने होते हैं। आगे जहाँ पर कुछ अनसुलझे प्रश्न होते हैं उनके आधार पर वो पूछते हैं। ईडी की अपनी पूछताछ की एक प्रक्रिया है और बड़ा दिलचस्प है कि आज ही के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी की कार्यप्रणाली पर, उसके अधिकारों पर, पीएमएलए एक्ट की वैधानिकता पर, इन सब पर एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया है। तो उस निर्णय को भी जरा पढ़िए और उस निर्णय में मतलब याचिका लगाने वाले कौन थे जरा उनको भी देखिए। वही विपक्षी नेता थे। सारे सवाल उन्होंने लिखे। लगभग 250 के आसपास की याचिकाएं दायर की गई थी। उन सब याचिकाओं को मिला जुला करके एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। उसमें वो सारे सवाल उठाए गए थे। ईडी पर जितने आरोप लगाए जाते हैं आपकी इन परिचर्चाओं में, टीवी चैनलों पर बहस में, या राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं खास करके विपक्षी दलों की ओर से, वो सारे सवाल सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखे गए थे। और कोई भी मुझे बता दे कि किसी भी एक सवाल पर इनको कहीं से कोई राहत मिली हो जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हो कि नहीं, ईडी पर आप ये बात कह रहे हैं ये तो ठीक नहीं है, अच्छा ईडी को यहाँ पर अपना ये तरीका सुधारना चाहिए, ईडी की ये शक्ति नहीं है वास्तव में, ऐसा कुछ भी नहीं कहा सर्वोच्च न्यायालय ने। अब सर्वोच्च न्यायालय से क्या ज्यादा ऊपर कोई शक्ति हमारे लिए बैठी है हमारे संविधान में, जो ये बताए कि कानून क्या होता है, जो ये बताए कि किसी संस्था का कानूनी अधिकार क्या होता है, उसकी संवैधानिकता क्या है, उसके वैधानिक अधिकार क्या है। इन सब पर बताने के लिए, समझाने के लिए, इन सब पर निर्णय करने के लिए, समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी कोई संस्था हमारे पास नहीं है। और उसी सर्वोच्च न्यायालय ने आज ईडी के अधिकारों की बड़ी व्यापक समीक्षा करके सब कुछ सामने रख दिया है। ठीक है। बेशक एक पत्रकार के रूप में कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ईडी से संबंधित जो शक्तियां हैं और पीएमएलए कानून के जो कुछ प्रावधान हैं वो थोड़े सख्त हैं। जो बाकी हमारा न्याय सिद्धांत है उसकी तुलना में यदि आप देखेंगे, जैसे एक मूल सिद्धांत होता है कि बाकी सब जगह माना जाता है कि जब तक आपको अभियोजन पक्ष दोषी साबित नहीं कर देता है तब तक आप दोषी नहीं माने जाएंगे, निर्दोष माने जाएंगे। यानी राजीव जी लौट कर आऊंगा। डॉक्टर मल्लिका गौतम, माफ करिएगा आपके पास लेट से आ रहा हूं। मल्लिका जी, अगर हम बात करें ईडी के जो अधिकार हैं उसको बरकरार रखा गया और बार बार देखिए सरकारी मशीनरी इसका गलत इस्तेमाल करना, विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता रहा और जो बार बार ये कहा गया कि हमारी आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, अन्य मुद्दों को यहां से भटकाने के लिए देश में इस तरह की कार्रवाई की जाती है। सहमत हैं आप इससे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ भाजपा ऐसा कर रही है। मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस ने अपने वक्त पर भी ऐसा किया था। ईडी या कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, कहीं ना कहीं उसको अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए हर कोई इस्तेमाल करता है। ये तब भी हुआ था। अब जो ये एफआईआर था, जो ये ओरिजिनली एफआईआर करी गई थी, सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी 2012 में जी। तो ईडी ने इतने साल इंतजार क्यों किया इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने के लिए? तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है जानना कि इतने साल इंतजार करने की क्या आवश्यकता थी, क्या नीड थी कि हम इतना डिले करें। क्योंकि एक अगर आप कानूनी तौर पे भी जाएं तो कानूनी तौर पे भी एक लिमिटेशन होता है। अगर आप कोर्ट में जाएं, आई एम श्योर महिमा जी मेरे साथ अग्री करेंगी कि एक लिमिटेशन होता है, एक लिमिटेशन पीरियड होता है। उसके जाने के बाद आप उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे दोबारा से सवाल नहीं उठा सकते। पर यहाँ पर 2012 की एफआईआर पे अब जाकर एक्शन लिया जा रहा है। क्यों?
क्या ये मिसयूज नहीं है इन्फोर्समेंट एजेंसीज का? और पीएमएलए के ऊपर ईडी ने 2017 से 2018 तक 148 केसेस थे, जो बढ़कर 2021-22 में करीब आई थिंक 1180 बन गए। ठीक है, एंड एज महिमा जी सेड कि 0.6 थे, बट एक्चुअली द ट्रूथ इज दैट इट वाज 0.5%, इट वाज इवन लेस देन 0.6%। तो देयर इज नो जस्टिस दैट हैज बीन डन बाय द ईडी। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन एक लिमिट में की जाती है। हम लोग लॉयर्स हैं, महिमा जी, मैं, हम लोग लॉयर्स हैं, तो वी नो कि इन्वेस्टिगेशन में 3-3 घंटे नहीं लगते। राहुल गांधी जब थे, इन्वेस्टिगेशन उन पे थी, 8-8 घंटे उनको बिठाया जा रहा था, 3-3, 4-4 दिन तक लंबी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस में, मैं जानती हूँ, रास्ते बंद थे। क्यों हम ऐसी स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में हैं? क्यों है हम? क्या डर है? बीजेपी का राज है, राइट? क्या डर है बीजेपी को कि रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं? कांग्रेस हैज नो पावर राइट नाउ, व्हाई आर यू सो अफ्रेड? क्यों डर रहे हो आप? बोलिए दानिश जी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं दानिश जी, एक सवाल देखिए मेरा ये है, अब यहाँ पर ईडी पर सवाल उठाई मान लीजिए मल्लिका जी, लेकिन जो नेता चुनाव के पहले या फिर जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके शामिल होते ही दाग अच्छे हो जाते हैं। सबसे पहले और ताजा उदाहरण मैं एकनाथ शिंदे का दे रहा हूं, जिनके ऊपर ईडी की तलवार लटकी थी। जैसे ही वो बीजेपी में आए, तुरंत जांच का दायरा सब सिमट गया, सब कुछ बंद हो गया, उनके दाग अच्छे हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। देखिए, एक तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का क्षेत्राधिकार है कि वो किस व्यक्ति से किस आधार पर पूछताछ कर रहा है। अगर उसके पास कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, तो उस आधार पर उससे पूछताछ की जाती है। और जहां तक समय का सवाल है, समय की कोई लिमिटेशन नहीं है, उनके पास अधिकार है, जितना चाहे वो उतना उनसे बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर आपत्ति करना कि ईडी कितना समय से कितने प्रश्न पूछेगा, ये जो है मुझे लगता है कि दखल देना होगा संवैधानिक संस्था के प्रोसेस के ऊपर। जहां तक सवाल है कि ट्रैफिक जाम हो गए या रोड जाम हो गए, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करवाया, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार से वो जनता के मुद्दों को लेकर के कभी सड़क पे तो नहीं आए, जनता के इश्यूज को लेकर के तो रोड पे नहीं आए, जिसका खामियाजा ये है कि कांग्रेस आज पूरे देश में सिमटती जा रही है। लेकिन एक गांधी परिवार के सदस्य को बचाने के लिए आज पूरे के पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरे के पूरे कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश को छोड़ करके दिल्ली में क्या कर रहे हैं? चुनी हुई सरकार का काम है, वहां के मुख्यमंत्री का काम है वहां की जनता के कल्याण के लिए काम करना। आप दिल्ली में आकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, जिसके कारण ये ट्रैफिक जो है बाधाएं पैदा हो रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि जो बाकी दीगर नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के हैं, देखिए इस देश के अंदर संवैधानिक संस्था जो भी है, उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, मैं बार बार कह रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि किसी की जांच प्रक्रिया पहले हो रही है, किसी की जांच प्रक्रिया बाद हो रही है, और जो भी नाम आपने लिए हैं, किसी को क्लीन चिट नहीं मिला है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और कोर्ट में अगर कोई चीजें हैं तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और ये कह देना कि सोनिया गांधी की जांच प्रक्रिया आज शुरू हो गई है और दूसरे नेता की आज शुरू नहीं हुई है, ये कौन सा जो है तर्क है? इस आधार पर जो है इनके साथ पूछताछ नहीं होनी चाहिए। बीजेपी से हाथ नहीं मिलाते और सरकार आपकी नहीं बनती तो जांच अभी तक वहां चलती रहती। सर, आप कोर्ट जाइए ना, न्याय प्रणाली है ना, न्यायिक व्यवस्था है ना। अगर आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर आपको लगता है कि भेदभाव हो रहा है, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए, आपको न्यायालय जाना चाहिए। महिमा जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, महिमा जी बोलिए जल्दी से। सागर जी, 2-3 बातें भाजपा के प्रवक्ता ने कही। एक तो उनकी पीड़ा साफ साफ दिखी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सब दिल्ली में आकर के क्या कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि इन्हें हस्तक्षेप नहीं करें, बात को पूरा होने दें। ये हमें बताना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री या हमारे सांसद क्या करें, लेकिन भाजपा को तो कोई ना बताए, भाजपा से तो जनता कोई सवाल ना करे। एक और बड़ी रोचक बात भाजपा के प्रवक्ता ने कही, उन्होंने ये कहा कि अभी किसी को क्लीन चिट नहीं मिला है। हाँ, बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि अभी इंतजार करेंगे, क्योंकि तलवार सिर के ऊपर लटका करके रखनी है, वो इन्होंने लटका करके रखी हुई है बहुत अच्छे तरीके से। भाजपा को इतिहास याद करने की जरूरत है। रावण का विनाश काले विपरीत बुद्धि कैसे हुआ था, ये याद करने की जरूरत है। न कंस के पास गद्दी सदैव रही थी, ये याद करने की जरूरत है। हिटलर का अंजाम भी भाजपा को याद करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के अंदर पुलिस राज नहीं है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कांग्रेस को जिस हद तक जाना होगा जाएंगे। ये जो सिमट जाने के ख्वाबों की बात कर रहे हैं, मैं इन्हें अभी हाल ही में आए हुए छिंदवाड़ा के नतीजे याद दिला दूं, जहां से बीजेपी का खात्मा हो चुका है। बस इतना ही अभी मैं कहना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, ब्रेक पर जा रहे हैं, महिमा जी लौट कर आऊंगा। चलिए ब्रेक के बाद देखिए सवाल जवाब जारी रहेगा। सवाल यह भी होगा कि कल तक जो कांग्रेस सड़कों पर ईडी चिल्ला रही थी, आज के दिन महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा क्यों पकड़ ली। सवाल बीजेपी से भी होगा कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है इनके पास
कि इनकी पार्टी में कोई भी नेता आता है तुरंत दागदार हो जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से चलेंगे अपने खास शो इंडिया के सवाल में। पूछेंगे तमाम मेहमानों से सवाल। महिमा जी, दानिश जी, बादल जी, राजीव जी, डॉक्टर मल्लिका डिबेट में बनी हुई है। महिमा जी, कल तक जो कांग्रेस सड़कों पर ईडी कर रही थी, आज के दिन तमाम नेताओं की बाइट आई, अभी मैं सुनवाऊंगा आपको। अब महंगाई और बेरोजगारी पर बात होने लगी है। कल तक आप लोग सवाल उठा रहे थे ईडी की कार्यप्रणाली पर। सागर जी, जरा आप थोड़ा सा अतीत में पिछले 5 दिन पहले जब मानसून का सत्र शुरू हुआ पिछले हफ्ते, आप सत्र के पहले दिन से शुरुआत कर लीजिए देखने की कि सदन के अंदर पहले दिन से कांग्रेस क्या चिल्ला रही है। कांग्रेस पहले दिन से इस बात पर सवाल उठा रही है कि अनाज के ऊपर जीएसटी, दही के ऊपर जीएसटी, मृत व्यक्ति की अंत्येष्टि करने के ऊपर जो सामान है उसके ऊपर जीएसटी। हम तो पहले दिन से ये सवाल उठा रहे हैं और हमारे सवालों का ही ये नतीजा है कि सरकार विवश हो जाती है कुछ चीजों में रेक्टिफिकेशन करने के लिए। और मैं ये भी याद दिला दूं आपको कि बार बार सांसदों को निलंबित किया गया और आज तो ये आलम है कि 23 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। आज हमने ये भी देखा, ज्योति एमएस जो हमारी एक चुनी हुई सांसद हैं, उनके किस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा उनके कपड़े फट गए हैं, जिस तरह से दिल्ली पुलिस उनको हैंडल कर रही है। हम तो पहले दिन से ईडी जो है, ईडी के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई सब चिल्ला रहे हैं। आपको मैं ये भी याद दिला दूं, जब पेगासस आया था तब भी कांग्रेस ही चिल्ला रही थी। जब कृषि कानून गलत रास्ते से लाए गए थे तब भी कांग्रेस ही चिल्ला रही थी। आज भी यदि कांग्रेस ईडी के ऊपर भी सवाल कर रही है तो वो हर भारतीय के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के ऊपर सवाल कर रही है। बात सोनिया गांधी की नहीं है। आज उन्हें उस खतरनाक स्थान पर लाया गया है जहां कल को मैं, आप या भारत का कोई भी नागरिक हो सकता है। आज भी कांग्रेस देश के संविधान की रक्षा के लिए खड़ी है और वो खड़ी रहेगी। भाजपा के सपनों में ही वो हमारा दमन कर पाएंगे क्योंकि वास्तविकता वो भी जानते हैं। बोलिए राजीव जी, क्या माफ करिएगा दानिश जी, देखिए क्या अगर सड़कों पर अगर कांग्रेस अगर प्रदर्शन करेगी और अगर अपनी जनता की आवाज उठाएगी तो उनके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, धक्का मुक्की की जाएगी? देखिए, अभी कांग्रेस के मित्र ने कहा कि जो है हिटलर से तुलना की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। देखिए, लाजमी है हिटलर को याद करना कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर देश में कोई कलंकित हुआ है, कोई कलंक वाला काम हुआ है तो वो था आपातकाल। तो जिन लोगों ने आपातकाल लगाया हो इस देश के अंदर, इस देश को कलंकित किया हो, इस देश के स्वतंत्रता, इस देश के लोकतंत्र को कलंकित किया हो, तो उनको हिटलर याद आना लाजमी है और वो हमें नसीहत दे रही हैं। और जहां तक सवाल है पुलिस के प्रोसेस का, प्रक्रिया का, अगर कहीं गलत व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है या किसी के साथ भी हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करेगी कि कहीं जो है दुर्व्यवहार किया जाए, कहीं जो है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको रोकने के नाम पे जो है आप जो है गलत बर्ताव करें। ऐसा संस्कार भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक परिवार के लिए आप पूरे के पूरे फौज लेकर के, पूरे के पूरे मुख्यमंत्री लेकर के, और अभी इन्होंने कहा कि नरेंद्र, दिल्ली पुलिस को समझाइए ना फिर। जी मैं बोल रहा हूं, अभी इन्होंने कहा कांग्रेस के मित्र ने, आदरणीय ने, कि जो है नरेंद्र मोदी तो सिर्फ मुख्यमंत्री थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी सांसद के अलावा क्या है? बताइए आप, कभी मंत्री रहे क्या, कभी मुख्यमंत्री रहे क्या? तो इसलिए ऐसी बातें करना कि नरेंद्र मोदी सिर्फ मुख्यमंत्री थे, इसलिए, और मैं बताता हूं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कि जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को जो है ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, पूरी पार्टी ने संयम दिखाया था। कहीं भी अराजकता नहीं फैली थी, कहीं भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया था, कहीं भी जो है सड़कें जाम नहीं की गई थी। गांधी को कुछ मानते नहीं है क्या? नहीं, वो तो दुनिया मानेगी ना, वो तो जनता मानेगी। मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? वो तो जनता ने दिखा दिया अमेठी के अंदर कि वो क्या है। अगर वो वहां नहीं जाते, चुनाव नहीं लड़ते, तो आप सांसद भी नहीं होते। ठीक है महिमा जी, ठीक है दानिश जी, लौट कर आऊंगा। आज के दिन की सागर जी, महिमा जी जल्दी से 2 मिनट दीजिए। महिमा जी, अगर हम बात करें सोनिया गांधी से, देखिए कुछ तस्वीरें भी दिखा दो। बोलिए। जो अभी भाजपा के मित्र ने कहा, उन्होंने इमरजेंसी की बात उठाई। मेरे नेता ने और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने बार बार क्षमा मांगी है देश से, और मांगेंगे जब तक देश के मन में ये बात होगी, क्योंकि हम विश्वास करते हैं भारत की पद्धति में क्षमा वीरस्य भूषणम। गोधरा के लिए इन्होंने माफी मांगी क्या? गांधी की हत्या के लिए इन्होंने माफी मांगी क्या? उत्तराखंड के अंदर 2016 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई थी उसके लिए इन्होंने माफी मांगी क्या? नहीं मांग सकते, क्योंकि ये ढकोसले वाले लोग हैं। ये हिंदुत्व की बात करके असल में हिंद का नुकसान करने वाले लोग हैं। ये इमरजेंसी की बात उठाएंगे लेकिन ये अपनी दमनकारी नीतियों की बात नहीं करेंगे। ये आज जो अघोषित इमरजेंसी
जो पुलिस राज इस देश के अंदर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये गोधरा पे बात नहीं करेंगे, ये गॉडसे पे माल्यार्पण करेंगे और ये संसद के अंदर जो है प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को बिठाएंगे जो इस तरह से कार्य करते हैं और उनका सम्मान करेंगे, लिंचिंग्स करेंगे, लेकिन हम क्षमा मांगेंगे और हम इस देश की रक्षा के लिए हर कार्य करेंगे। लौट कर आऊंगा। सोनिया गांधी से आज ईडी ने तीसरे दौर की पूछताछ की, जिसमें सवाल जवाब का दौर 3 घंटे तक चला। ईडी की ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड केस में हुई। इन सबके बीच हमारे सहयोगी आसिफ इकबाल ने बात की कुछ कांग्रेस नेताओं से। आइए सुनाते हैं आपको, क्योंकि कांग्रेस नेता रंजीता रंजन और रवनीत बिट्टू ने क्या कुछ कहा, देखिए आप। हमारे साथ रवनीत बिट्टू हैं, साफ तौर पे साथ में खड़े हैं। और कैसे बिट्टू साहब, क्या हो रहा है आखिर? आप लोग लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी के मसले पर आप लोग ज़्यादा एकजुट है और बाकी मसलों से कोई मतलब नहीं है। ईडी क्या है? ईडी के दुरुपयोग का। अरे छोड़ो ईडी उडी, ये वो परिवार है, ये उस पति की विधवा है जो बम से टुकड़े टुकड़े हो गई, ये तब नहीं घबराई। ये इनकी सास इनके सामने गोलियों से भून दी गई तो ये तब नहीं घबराए। ये 10 साल प्रेसिडेंट थी यूपीए की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री एक दिन भी ये गद्दी पे नहीं बैठे। ये क्या घबराएंगे ईडी से? कि जो ईडी का मसला है वो सिर्फ महंगाई पे चर्चा ना हो, उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश की जा रही है। और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि महंगाई का इशू जब रहेगा तब सोनिया गांधी को ईडी का बुलावा आएगा। अब देखना दिलचस्प है कि ऐसे आरोपों पे सरकार क्या जवाब देती है। कैमरा मनीष के साथ आसिफ इकबाल। हमारे साथ रंजीत रंजन है, राज्यसभा सांसद हैं। हम सीधे इनसे पूछते हैं, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार कई दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या नहीं सुन रही है, क्या नहीं मान रही है? लगातार महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से 5% GST उन चीजों पे लग गया जो आजादी के बाद कभी भी नहीं लगा था। क्या उसके लिए चर्चा करवाना गुनाह है? क्या विपक्ष सत्ता पक्ष से जो परंपरा चली आ रही है, क्या आज परंपरा को ध्वस्त कर दिया गया है? क्या आज राजतंत्र चल रहा है? क्या आज एक राजा का राज है जिसमें आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं? आप हिटलरशाही की तरह सरकार चला रहे हैं। आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। रुपया आज 80 रुपए डॉलर के मुकाबले गिर गया। क्या इसका प्रश्न नहीं करें? अगर हम प्रश्न करेंगे तो आप ईडी का सम्मान देंगे। साफ तौर पर रंजीत रंजन कह रही हैं कि अब मसला बहुत बदल गया है, सरकार सिर्फ और सिर्फ परेशान करना जानती है और GST और खास तौर पे महंगाई पे कोई बात नहीं करना चाहती है। कैमरा मनीष के साथ आसिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो चलिए लौटते हैं चर्चा की तरफ। बादल जी बने हुए हैं। बादल जी ममता दीदी के साथ खड़े हैं या पार्थ जी के साथ खड़े हैं? दोनों नामों में से एक नाम चुनिएगा या फिर आपकी मर्जी है, बताइए। मैं तो दीदी का सैनिक हूँ। दीदी के साथ हैं तो पार्थ जी के साथ नहीं है क्या, जो आपके मंत्री जी सवालों के? मैं दीदी का सैनिक हूँ और पार्थोदा, मैं पार्थोदा कहता हूँ, मतलब मेरे बड़े भाई है। मतलब जब तक वो जान चल रही है, जान चलने दीजिए, घर तो आएगी पार्थोदा, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। पार्थोदा सब चिंता इस बार कारण में हो रहा है, 70 साल उम्र हो गया। नहीं देखिए, आपका जवाब आ गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, सवाल आगे सुनिए, आपने जवाब दे दिया एक शब्द में। बादल जी, ममता दीदी कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े हैं। पार्थ जी अभी सवालों के घेरे में, जांच अभी चल रहा है, तमाम दस्तावेज अभी सामने आ रहे हैं कि ईडी के रडार पर हैं वो। तो ऐसे में आपको ये कहना चाहिए ना कि हाँ जांच हो, दूध का दूध पानी हो तो बेहतर है, सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी कि हाँ हम निर्दोष हैं, तो फिर डरने वाली बात ही नहीं है इसमें। बिल्कुल, मैं वही तो कहना चाहता हूँ। दीदी भी वही भी कह रहे हैं, कह जाइए क्योंकि आप जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद सब दिखा जाएगा। और पार्थोदा के बारे में चिंता हो रहा है, पार्थोदा का 70 साल उम्र हुआ इसलिए मैं चिंता हो रहा है और कुछ नहीं। और मैं दीदी का सैनिक हूँ, पूरा देश जानता है, पूरा बंगाल भी जानता है मैं दीदी का सैनिक हूँ। जिस बात के लिए आप मैं बैठा हूँ उसको बोलने दीजिए, पार्थोदा का बात छोड़िए। और एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2500 करोड़ रुपया लगता है और डिमांड चलता है। एक MLA खरीद के लिए 100 करोड़ चलता है। छोड़िए ना ये सब बात, 20 करोड़ का बात छोड़िए। मैं जो बोलना चाहते वो सुन लीजिए। 2014 से 2022 तक 5 लाख रुपए किसान आत्महत्या किया। इस विषय में जांच कब होगी पहले बता दीजिए। किसान आंदोलन में 700 करोड़ किसान मर गए। महंगाई कितना है देखिए, रसोई गैस 1100 रुपया, पेट्रोल 110 रुपया, स्वच्छ भारत अभियान नहीं हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंद है, और मेक इन इंडिया नहीं हुआ, डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, हाई स्पीड ट्रेन नहीं चला, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ। क्या हुआ सर? गंगा जमुना सांस्कृतिक संस्कार नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं किया। इसलिए तो पूरा देश को घुमाने के लिए एक बार शाहरुख पवार को चाहिए, सोनिया जी को चाहिए, राहुल जी को चाहिए, पार्थोदा को चाहिए, सुदीप दा को 2 साल कैद में रखा था, भुवनेश्वर में मदन दा को रखा था। क्या हुआ? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। पार्थोदा के पास कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दीदी तो सही कह रहा है, जांच होने दीजिए,
दूध का दूध पानी का, जो दोषी होगा तो अरेस्ट होगा, जेल होगा पार्थुदा को। इससे कोई बुरा कोई बात नहीं है, तो बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो सब बादल जी, कभी आप कहते हैं कि ईडी मनमानी कर रही है, सरकार अपनी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है, फिर जब मैं कह दिया तो आप कह रहे हैं हाँ जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अभी तो आप कांग्रेस के साथ भी खड़े हो गए, क्योंकि सोनिया गांधी जी और राहुल जी देखिए इस समय ईडी के दायरे में पूछताछ चल रही है। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। और देखिए, जे देश को जो लोग बर्बाद किया, देश को जो बेरोजगार 4 साल के लिए नौकरी, अग्निपथ क्या नाम दिया, अग्निपथ, वो श्रीलंका बनेगा हमारा भारत, एक दिन जरूर आएगा। राजीव रंजन जी भी बने हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आप ही के जवाब पर उनसे सवाल, लाखों लाखों करोड़ों लोग दिल्ली पहुंच गए उस दिन मोदी का। राजीव जी, विपक्ष की पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई, देखिए टीएमसी, कांग्रेस, जांच अगर हो रही है तो फिर ये सभी पार्टियां एक साथ हैं, क्योंकि ईडी के रडार पर विपक्ष के कई लोग हैं। देखिए कल के दिन भी इसी मुद्दे पर डिबेट था। राजीव जी, सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस ने भी ये सवाल उठाए थे कि केंद्र के जो नेता हैं या फिर जो बीजेपी के नेता हैं उन पर ये जांच की आंच क्यों नहीं आ रही है, वजह क्या इसके पीछे है? सागर जी, सारे विरोधी छोड़ है, सत्ता पर सब आप ही का सवाल ले रहा हूँ। बादल जी, आप ही का सवाल मैंने पूछा है, राजीव जी अब जवाब दे रहे हैं। सारे विरोधी, राजीव जी बोलिए। बादल जी बरस रहे हैं आज बहुत ज्यादा है। अब बादल जी अगर बोलना बंद करें तब तो मैं कुछ बोलूं फिर। सारे विरोधी चोर है, अमित शाह साधु है, मोदी जी साधु है, पीएम केयर्स फंड का ऑडिट नहीं होता है, पूरा साथ गुजरात में करोड़ रुपया का ट्रक करता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है बादल जी लौट कर आऊंगा। राजीव जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बादल जी, कुछ नहीं होता है, पूरे सरकार पर साधु। बादल जी आप ही का जवाब दे रहे हैं। राजीव जी साधु है, जेपी नड्डा साधु है, सब साधु, और सारे विरोधी चोर। ठीक है बादल जी, राजीव जी को सुन ले, आप ही का जवाब दे रहे हैं जिन आप मामलों का जिक्र कर रहे हैं जिस पर जांच नहीं हो रही है। राजीव जी बोलिए। देखिए, ये वही तर्क दे रहे हैं कि अच्छा रेड लाइट पार करने पे अगर किसी एक को पकड़ लिया जाए, वो 4 दूसरे लोगों को दिखाए कि अच्छा वो भी तो पार किया, उसे क्यों नहीं पकड़ा, सिर्फ मुझे क्यों पकड़ा। तो ये दलील जो है ये कानून के सामने नहीं चलती है। ये दलील मीडिया में बहस के लिए चल सकती है, लेकिन अदालत में ये दलील दे करके आप नहीं बच पाएंगे। तो वहाँ पर अगर पार्थो चटर्जी जी को या किसी और को बचना है तो उन्हें बेहतर दलीलें अपने वकील के माध्यम से कोर्ट के सामने रखनी पड़ेंगी। ये दलील देने से कि अच्छा शिंदे जी पे चल रहा था, वो भाजपा के साथ आ गए तो वहाँ जांच रुक गई, ये सब बातें। प्रूफ चाहिए, कोर्ट के पास प्रूफ चाहिए, प्रूफ देना पड़ेगा ईडी सीबीआई को। घर 2 बजे रात को 2 बजे घर पहुंच गए, कौन सा कानून है वह बताइए तो। एक लिस्ट अगर एक पब्लिक के अगर किसी का कोई मर्डर होगा तब मर्डर के लिए जब मर्डर हो जाता है तो जब पूरा जांच होने के बाद उसको अरेस्ट किया जाता है। और ये क्या मिस करो किसके घर पे मिला और 500 को अरेस्ट कर दिया। जांच चल रहा है सर, मैं तुमको लकब में ले लिया, मैं अभी जांच चल रहा है। क्यों ऐसा क्यों है? पहले जांच करो उसके बाद अरेस्ट करो। कौन सा कानून है ये सब, कौन सा कानून है? आप सारे विरोधी चोर है। बादल जी, आपको सिर्फ अपना कहने में रुचि है या दूसरों की सुनने में भी रुचि है? प्रूफ दीजिए, प्रूफ देना पड़ेगा आपको। जो सीबीआई ईडी जो कर रहा है प्रूफ देना पड़ेगा। वही मोदी जी। बादल जी, आप दूसरों को सुनना चाहते हैं या सिर्फ अपना कहना चाहते हैं? नहीं सर, पूरा देश को बर्बाद करने के बाद पूरा मुद्दा को घुमाने के लिए और ये सब कर रहा है। सोनिया जी को बुलाओ, राहुल जी को बुलाओ, शरद पवार को बुलाओ, कर्नाटक से बुलाओ, तमिल से बुलाओ, उत्तर प्रदेश। इनके साथ आधे घंटे का 1 घंटे का अलग से कार्यक्रम कर लीजिए। इनके साथ बाकी लोगों को मत बिठाइए। कोरोना काल के 5 लाख के ऊपर 5 लाख लोग मर गए कोरोना काल में। इनके साथ बाकी लोगों को मत बिठाया करिए ना, दूसरों का समय खराब होता है। आसाम को क्या खराब होता है? आसाम में डिटेंशन कैंप कितना लोगों को आसाम में डिटेंशन कैंप है अब जानते हैं? बंगाली को 1-1 करके आसाम में डिटेंशन कैंप भेजता है। आप जानते क्या जानते? जाइए त्रिपुरा में 10,500 का नौकरी रद्द कर दिया त्रिपुरा गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट ने। कोई कुछ नहीं बोलता। लाखों करोड़ लाख ये जो इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, ये सी बात है कि ममता बनर्जी ने थोड़ा अलगावपन दिखाने का प्रयास किया है। बादल जी एक बार आप कहते हैं कि हाँ जांच होने दीजिए, सहयोग हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद इतना हो अल्लाह क्यों कर रहे हैं? जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तमाम आप योजनाएं गिना रहे हैं, घोटाले गिना रहे हैं। जब कहा जा रहा है कि जांच होगी तो इंतजार करिए, नहीं जांच होगी सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करिएगा। आप डिबेट कीजिए ना। सर, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, कम से कम न्यायिक व्यवस्था पे तो भरोसा रखिए, संवैधानिक व्यवस्था पर तो भरोसा रखिए, संयम तो दिखाइए, गंभीरता तो दिखाइए। ठीक है, चलिए महिमा जी के पास जा रहा हूँ, लौट कर आऊंगा आप सभी के पास। महिमा जी, सन 2005 में
कानून पहली बार देखिए जो लागू किया गया यूपीए सरकार में, आपको पता होगा पीएमएलए सन 2002 में एनडीए के शासनकाल में ये पास हुआ, फिर उसके बाद लागू हुआ जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री हुआ करते थे। इसी पर आप लोग को आपत्ति होने लगी, मतलब कि जब तक आप लोग मॉनिटर हैं अपनी नीतियां पसंद आएंगी, उसके बाद नहीं आएंगी। कांग्रेस ने जो कानून ड्राफ्ट किया था सागर जी, चाहे वो पीएमएलए हो, चाहे वो जीएसटी का कानून हो, चाहे वो आधार का यूआईडीएआई का हो, जिस पर उस समय भाजपा ने बहुत प्रदर्शन किए थे, जो कांग्रेस के ड्राफ्ट थे आप उन्हें पढ़िए और उसके बाद जो भाजपा ने लागू किया उसे पढ़िए, और उसके बाद 2018 में जो पीएमएलए के अंदर अमेंडमेंट्स, जो संशोधन भाजपा लेकर आई, आप उन्हें देखिए तो ये व्यक्ति को समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसको बदला गया है। जबकि 2005 के अंदर इस कानून के अंदर सिर्फ 6 हमारे जो एक्ट्स थे वो आते थे, जो ऑफेंसेस थे, जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की लिस्ट है वो 6 में से आती थी। ये मल्लिका जी भी जानती हैं बखूबी, और आप उनसे भी पूछिएगा इस बारे में। लेकिन आज वो 30 कानून जो हमारे हैं उनमें से उस शेड्यूल्ड लिस्ट को अपडेट किया गया है, अमेंड किया गया है, जो कि इसके दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए आज इसको एक ड्रैकोनियन लॉ की तरह से देखा जा रहा है। इसीलिए आज ये देखा जा रहा है कि ये आर्बिट्रेरी है। ये जिस तरह से आज लोगों का घेराव कर रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपने अभी एकनाथ शिंदे का पूछा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी आपको आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आपत्ति नहीं है, पर हमें रंजन गोगोई जी का यूटर्न भी याद है पेगासस के आ जाने के बाद। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं सर्वोच्च न्यायालय में खुद उपस्थित थी क्योंकि वकालत करती हूँ वहां पर, लेकिन उसके बाद जो रंजन गोगोई जी का यूटर्न हुआ और उसके बाद जो उन्हें संसद में पहुंचाया गया, हमें वो भी याद है। तो इसलिए देश का हर नागरिक जो बुद्धिजीवी है वो सब कुछ देख रहा है। जो नादान जनता है, जो अपनी गरीबी से ही जिनकी जीवन में देखिए आप जो बातें कर रहे हैं उसी पर डॉक्टर मल्लिका गौतम से मैं पूछ लेता हूँ। डॉक्टर मल्लिका जी, क्या जब भी कोई नई सरकार बनती है, सन 2005 में देखिए इसमें बदलाव किया गया, फिर कांग्रेस यूपीए के शासनकाल में बदलाव किया गया, जिक्र कर रही है महिमा जी की 2018 में भी इसमें संशोधन किया गया, तो जो सरकारें आती हैं अपने हिसाब से क्या बदलाव करती हैं, क्या ये सही आपको लगता है? आई एम श्योर सब अपने हिसाब से बदलाव करते हैं, बिकॉज कोई भी किसी विरोधी की पॉलिसीज से खुश नहीं है। एंड टू ऐड टू व्हाट महिमा जी ने अभी कहा, उस पर अगर मैं ऐड करूं तो वो ये है कि हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे लिए तो एक नया टैग यूज़ करा जाता है जो जिसको आंदोलनजीवी बोला जाता है। ठीक है, जब भाजपा आंदोलन करती है सिलेंडर के पैसे बढ़ने पे, स्मृति ईरानी जी रोड पर आ जाती है तो वो अलाउड है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कहा जाता है। और अगर हम उसी महंगाई पे क्वेश्चन करते हैं, अब सिलेंडर बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तब तो आई थिंक 700-800 रुपये था, अब 1000 से ऊपर जा चुका है, बट अब अगर हम आंदोलन करें तो हम आंदोलनजीवी कहलाते हैं। तो इसलिए कुछ भी कांग्रेस करे या कुछ भी विरोधी पार्टीज करें, वो सब गलत ही कहा जाएगा इस देश में। स्पेशली जो नया भारत की बात दानिश जी कह रहे हैं, उस नए भारत में संविधान की कोई जगह नहीं है, ये मैंने रियलाइज किया है, कोई जगह नहीं है उधर। वहाँ पर किसानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ एक टारगेटेड सा पॉलिटिक्स खेली जाती है, करी नहीं जाती। इट्स अ गेम जिसपे हर कोई टारगेट किया जाता है, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर आवर कंट्री, और मेरे ख्याल से ये बदलना चाहिए। बोलिए दानिश जी, आपके बगल में बैठे हैं। मैं इसमें एक बिंदु जोड़ देना चाहती हूँ मैं इसमें सागर जी। 700-800 रुपए जो उस समय सिलेंडर था, उसमें कितनी सब्सिडी थी ये कोई भी जाकर के देख सकता है। आज 1053 रुपए है, उसमें 1 रुपए की भी सब्सिडी नहीं है। उज्ज्वला का जो खेल इस देश में भारत सरकार ने खेला है, इस पर तो बहुत लंबी बहस जाएगी महिमा जी। मई के महीने में मैंने खुद 536 रुपए का खरीदा था और सब्सिडी 154 रुपए आ जाती थी, तो और बदल चुका है, क्या करेंगे? बोलिए दानिश जी, यही है आपका नया भारत जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी टारगेट पर रहती हैं और निशाने पर उन्हें लिया जाता है। देखिए, एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जो बातें कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल साफ कर दिया है। चाहे वो गिरफ्तारी हो, चाहे वो संपत्ति जब्त हो, किसी प्रकार की भी जो है चीज़ों को लेकर के जो लोग गए थे उनको आईना दिखाने का काम सुप्रीम कोर्ट में किया है। उसके बाद मुझे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं उस पर टिप्पणी करने के लिए, एक बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा कि इस देश के अंदर संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं, ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है। इस देश के अंदर आमिर खान को ये लगा था कि उनकी पत्नी सुरक्षित नहीं है, उनके बच्चे सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। नसरुद्दीन शाह को लगा था कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, आज इनको लग रहा है कि संविधान ही सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे बातों का, ऐसे लोगों का क्या जवाब दिया जाए? ये देश संविधान से ही चलता है, लोकतंत्र से ही चलता है।
नहीं, आप मैडम आपने कहा कि आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि संविधान है ही नहीं है। संविधान नहीं है तो आप बोल कैसे रही है टीवी चैनल पे आके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? संविधान है तभी तो आप बोल रही हैं, आपको बोलने का अधिकार संविधान देता है, इसलिए आप बोल रही हैं। इफ आई मे, आप ऐसी बातें कर रही हैं। I'll point out, मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। नहीं, अच्छी बात है, मैं आपका सम्मान करता हूं। सुन लीजिए, उसी नाते संविधान है इस देश के अंदर, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, इज व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज डोंट मिसकोट मी, जो मैं कह रही हूँ उस बात को घुमाइए मत, घुमाने का काम हमारा है। मैडम नहीं, मैं अभी रिवाइंड करके दिखा सकता हूँ। आपके अल्फाज थे कि मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि इस देश के अंदर संविधान नाम की चीज नहीं है। जी नहीं, संविधान की वैल्यू नहीं है। मैडम आप अपने बात से पलट रही हैं। मुझे लगता है ऐसी बातों पे देश के हर एक नागरिक को टिप्पणी करते ही नहीं जिससे हमें पलटना पड़े। नहीं, बिल्कुल ऐसी बातों पे देश के हर एक नागरिक को आपत्ति होनी चाहिए। इस देश राजीव रंजन जी आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए, एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, आज हम लोग नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तो कोर्ट का काम है, विषय कोर्ट के अंदर, निर्णय कोर्ट को लेना है, लेकिन जो प्राथमिक दृष्टि से जो सामने चीजें आ रही हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, सामने जाना चाहिए। और 10 सेकंड मेरी अपनी बात पूरी कर देनी चाहिए। आज हम लोग नेशनल हेराल्ड के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो नेशनल हेराल्ड का विषय आया, जब ये 90 करोड़ रुपए के इसमें जो है घाटा हुआ, इसको लोन दिया गया, तो कांग्रेस सरकार 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 थी। राजीव गांधी फाउंडेशन जो इनका निजी संस्था है, उसको प्रधानमंत्री के योजना के तहत भी जो है पैसे मिलते हैं, 100 करोड़ रुपया उसको मिलता है। चाइना के दूतावास से भी उसको फंड मिलता है, यहाँ तक कि जाकिर नायक के स्पिरिचुअल जो उसकी कंपनी, उससे भी फंड मिलता है। लेकिन एक संस्था को, जो नेशनल हेराल्ड जो पेपर चलाता है, उसको ये फंड नहीं दिला पाते हैं। क्यों नहीं दिला पाते हैं? अगर ये चाहते हैं तो 30-30 करोड़ रुपया कर करके उसको माफ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ से ज्यादा फंड मिल सकता है, लेकिन नेशनल हेराल्ड का 90 करोड़ रुपया जो है कांग्रेस की सरकार माफ नहीं कर सकती है, वो उस फंड को दे नहीं सकती। इससे साफ जाहिर होता है प्राथमिक दृष्टि में कि कहीं ना कहीं यंग इंडिया कंपनी बना करके उस 8,000 करोड़ की जो संपत्ति है, जिसमें 5,000 से ज्यादा फ्रीडम फाइटर ने अपना आर्थिक योगदान दिया था, वो नेहरू गांधी परिवार का जो है संपत्ति नहीं था, वो इस देश के फ्रीडम फाइटर की संपत्ति थी। उस 8,000 करोड़ की संपत्ति को राजीव जी देखिए, राजीव रंजन का काम किया। क्या वाकई में सागर जी 5 सेकंड लूंगी मैं, 5 सेकंड। नेशनल हेराल्ड एक लीगली चलाया जाने वाला पेपर है, जबकि सिली सोल्स कैफे जो हमें मीडिया में कहीं दिखाई नहीं दिया, वो गैर कानूनी तरीके से चलाया जाने वाला एक बार था, जिसके ऊपर भाजपा का एक बार भी मुंह नहीं खुला। और कैसे खुलेगा, क्योंकि पूरे देश को शर्मसार किया है एक मंत्री की बेटी ने इस तरह का कार्य करके। तो इसलिए ये बात ना करें नेशनल हेराल्ड की, जिसके अंदर कोई इलीगैलिटी नहीं है। हम बार बार प्रूव कर चुके हैं और फिर से प्रूव करेंगे, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है। अच्छा महिमा जी, आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आपको याद होगी कि ये सारी जांच एजेंसियां तो केवल सरकार की कठपुतली हैं, पिंजरे का तोता है। सागर जी, क्या आपने कोई प्रश्न पूछा है? जी जी, मैंने यही पूछा कि जो आप लोग सवाल बार बार उठा रहे हैं इस समय कि ईडी, सीबीआई, इन तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने में लगी है केंद्र। आप ही की सरकार थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि एक तोते की तरह पिंजड़े में कैद हो गई ये सारी जांच एजेंसियां, कठपुतली की तरह ये काम करती हैं। तब कम से कम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो कर सकता था सागर जी। आज तो सुप्रीम कोर्ट को पेगासस से ब्लैकमेल करने का काम हो रहा है। सागर जी, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल, कितना बड़ा प्रश्न। अब ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक कर रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे आप सवाल कर रही है मैडम। अब देखिए अभी इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट जो है टिप्पणी नहीं कर सकता। इन्होंने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट कितना बड़ा प्रश्न है। संविधान नहीं है, एक कह रही है सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकता है। आज भाजपा पे सवाल किया है और भाजपा की नीतियों पे और पेगासस पे सवाल किया है, जिसकी जवाब देने की हिम्मत सागर जी आप गवाह हैं, सागर जी आप गवाह हैं यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है। वक्त कम है इसलिए राजीव जी जिसके पास हमने कहा रिवाइंड कर चलाइए जरा, हमने क्या कहा। चलिए डिबेट देखिए, आपको लाइव दिख रहा है यूट्यूब पर, आप बैठ करके आप जरूर आप देखिएगा। बच नहीं सकती हैं राजीव जी, क्या वाकई में आपको भी लगता है वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है पॉलिटिकल पार्टियां इन सभी जांच एजेंसियों को? आरोप देखिए सभी की सरकारों में लगता रहा, चाहे कांग्रेस सत्ता की जब सत्ता में बैठी या फिर जब बीजेपी बैठी हो। देखिए, वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, तो जरूर किया जा रहा होगा, मान लेते हैं इस बात को, लेकिन फिर डर किस बात का है? आपने कुछ गलत किया होगा तभी उस हथियार का आपको डर लग रहा है।
और दुरुपयोग की जहाँ तक बात है तो अभी दानिश जी ने ठीक याद दिलाया कि जब यूपीए के दौर में ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था, तो वो बात कि आपके समय में एजेंसियां जो हैं वो सक्रियता दिखाएं तो बड़ा अच्छा, और यदि पलट करके कहानी घूम जाए और उन्हीं एजेंसियों की जांच की जद में आप आ जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात कहीं भाजपा को भी याद रखनी चाहिए कि समय का पहिया पलटता है, किसी दिन यही ईडी जो है वो वापस उनके दरवाजे पर भी आ सकती है, समय का चक्र यदि बदलेगा तो इस चीज को भी भाजपा को भी नहीं भूलना चाहिए। चलिए ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए महिमा जी, दानिश जी, बादल जी, राजीव जी, डॉक्टर मल्लिका जी। आज का सवाल यही था कि आखिर ईडी के सवाल जवाब पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों और सत्याग्रह के नाम पर हंगामा क्यों, जो इस समय शहर शहर में कई जगहों पर देखा जा रहा है। सवाल हमारे बीजेपी से भी थे कि कांग्रेस के प्रदर्शन से उन्हें आपत्ति क्यों। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सत्येंद्र जैन पर दिल्ली हाईकोर्ट का बयान। सत्येंद्र जैन को हटाने के निर्देश नहीं दे सकते। दिल्ली हाईकोर्ट सत्येंद्र जैन पर सरकार को विचार करना चाहिए, यह कहना दिल्ली हाईकोर्ट का। सत्येंद्र जैन पर फैसला सीएम को करना है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग मंत्री बन रह सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को क्या मंत्री बने रहना चाहिए? दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी अब की है। तो सत्येंद्र जैन से लगातार पूछताछ जारी, हालांकि देखिए गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर भी एक बार नजर आप डालिए।